हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों। इस वीडियो में बात करेंगे द्रव्यमान केंद्र की गति के बारे में। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। द्रव्यमान केंद्र की गति। ठीक, इसमें हमें जाना पड़ेगा वहाँ जहाँ हमने द्रव्यमान केंद्र को सिद्ध किया था, उसका एक सूत्र हमने बनाया था। तो अगर हम द्रव्यमान केंद्र का सूत्र की बात करें तो हमने ये बताया था उस समय कि भाई अगर मान लीजिए कोई वस्तु चल रही है, कोई कण चल रहा है इस तरफ वेग v1 से, और दूसरा कोई कण इस तरफ जा रहा है मान लीजिए वेग v2 से। ठीक, और कहीं यहाँ पर हम मान रहे हैं कि द्रव्यमान केंद्र जो है यहाँ जा रहा है किसी वेग cm यानी वेग ऑफ या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। और हमने यहाँ एक बात बताई थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब उस समय तो हमने याद कर लिया होगा कि चलो ऐसा है। हमने बताया था कि अगर इनमें कोई बल लगे हैं, मान लीजिए एक F1 इधर को लगा है और इधर को लगा है F2, वस्तुओं में आपस में कणों में हम ये कह सकते हैं ये। तो ये जो F1 F2 है ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है, यानी ये द्रव्यमान केंद्र की गति को प्रभावित नहीं करते। तो इन दोनों बलों के कारण अगर द्रव्यमान केंद्र के बीच की ये दूरी प्रभावित होती है, यानी दोनों पास पास आ रहे होते हैं या दूर जा रहे होते हैं, तो द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है उसको प्रभावित नहीं करता। ठीक, वो जो कहते हो चलता रहता है। यानी अगर कोई बाह्य बल ना लगा हो किसी निकाय के ऊपर, तो निकाय के अंदर कणों में आपसी बल लगे हों, तो निकाय का जो द्रव्यमान केंद्र है वो जिस प्रकार है उसी प्रकार रहेगा। ये बात जो है इससे साबित होती है, क्योंकि जो बल लगा है ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है। अब हमें इस चीज़ को समझना है कि ये चीज़ काम कैसे करती है, और इसमें मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। इन उदाहरणों का उपयोग हम प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़िया बढ़िया सवालों में कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहला उदाहरण मैं देता हूँ। मान लीजिए ये दो द्रव्यमान हैं, एक है m1 और एक है m2। ठीक, और यहाँ पर इनका द्रव्यमान केंद्र है, यह है इनका द्रव्यमान केंद्र, यानी इसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट को तो बना लेते हैं कि भाई ये जो है इनका द्रव्यमान केंद्र है, ऐसे बना देता हूँ। देखो, द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक, अब ये बहुत दूर है, मान लीजिए आकाश में बहुत दूर हैं, और यहाँ कोई भारी सा पिंड है, मान लीजिए। देखिए ये है द्रव्यमान m का कोई स्थिर भारी सा पिंड है, मान लीजिए। मान लेते हैं भाई ये सूर्य है, और ये दो छोटे छोटे ग्रह हैं आसमान में, आकाश में कहीं बहुत दूर हैं, इस प्रकार है। तो ये कह रहा है कि इसका बल इन दोनों पर लगा है और बहुत दूर हैं। तो ये क्या कह रहा है कि द्रव्यमान केंद्र पर मान लीजिए बल लगा हुआ है, तो द्रव्यमान केंद्र पर इन दोनों का कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2 रखा हुआ माना जाएगा। ठीक, और द्रव्यमान केंद्र पर लगा हुआ बल, आकर्षण बल, इस तरफ को लगा रहेगा। ठीक, तो द्रव्यमान केंद्र पर यह बल लगने की वजह से द्रव्यमान केंद्र में एक वेग और एक त्वरण उत्पन्न होता रहेगा, वेग जिसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र पर जो हो रहा है, कहता है वो इनकी आपसी गति को प्रभावित नहीं करेगा। अब मान लीजिए आपसी गति की वजह से होगा क्या, गुरुत्वाकर्षण बल है यहाँ पर। ये जो भारी पिंड है जिसे मैं सूर्य कह रहा हूँ, ये द्रव्यमान केंद्र को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये पूरा का पूरा दोनों कणों का निकाय आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो होगा क्या कि ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, मान लो थोड़ा आगे बढ़ गए। अब ऐसी स्थिति ऐसी हो गई, देखो पास आ गए तो यहाँ पहुँच गए, मान लो ऐसे। तो कहता है ये स्थिति ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पहुँच रहे हैं। अब देखो यहाँ द्रव्यमान केंद्र जो का तो चल रहा है, ये यहाँ पहुँच गया, ये m1 की नई स्थिति हो गई, ये m2 की नई स्थिति हो गई, ऐसे। ठीक, तो अगर हम यहाँ 0 मान लें कि भाई ये मूल बिंदु है और 0 0 पे रहता है, और ये मान लें हम ऊपर की तरफ मान लें, इसे y1 मान लें, और इसे क्या मान लें नीचे वाले को, इसे y2 मान लें। ठीक, तो क्या रहता है, कहता है m1 y1 प्लस m2 y2 ये 0 रहता है।
क्यों? m1y1 m2y2 और कुल द्रव्यमान कितना है दोनों का? m1 प्लस m2। और क्या मान लिया इसको कि भाई मूल बिंदु पे है, तो ये जीरो रहता है, क्योंकि ये जो नीचे वाली चीज़ है ये तो जीरो में चली जाएगी, कट जाएगी। तो द्रव्यमान केंद्र प्रभावित न होने का आंतरिक बलों के कारण पहला नियम यह है कि m1 y1 m2 y2 ये शून्य रहता है। ठीक। अब अगर इनमें आपस में कोई वेग बन जाए, मान लो ये इस तरफ को चल रहा हो एक वेग v1 से और ये इस तरफ को चल रहा हो एक वेग v2 से, ठीक, तो ये भी जोड़ें तो दोनों का, क्योंकि यहाँ देखिए इसे मान लीजिए भाग कर दें समय से, थोड़ा समय लगा लें या इसका अवकलन कर लें तो वो भी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि केंद्र का इस दिशा में, जिस दिशा में आपसी बल लगे हैं, द्रव्यमान केंद्र में कोई वेग आ नहीं रहा तो वो भी जीरो होता है। यानी देखें तो m1 v1 प्लस m2 v2 जीरो। लेकिन ये इस दिशा में है, इस दिशा में नहीं, आगे की दिशा में तो वेग है बल की तरफ आपसी। मान लीजिए इनमें आपस में कोई वेग इधर को इसमें आ जाए, कोई वेग इसमें इधर को आ जाए, है ना, ये चीज़ हो r1 ये चीज़ हो r2। अब यहाँ सदिश लगा दूँ देखो इनके ऊपर, है ना, तो क्या हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 और इसे मान लो कि जीरो है, ये मूल बिंदु पर है द्रव्यमान केंद्र, तो ये जीरो हो गया। अब इनमें इधर को कोई वेग आ जाए v1 और इसमें आ जाए v2, इस प्रकार इस तरफ वाला नहीं, द्रव्यमान केंद्र में जो वेग है बाहरी कारणों से जो वेग है ये वाला नहीं, आपसी बलों के कारण कोई वेग बनता है, मान लीजिए कोई निर्देशांक उसके बदलते हैं या उनके बीच की दूरी बदलती है, उसकी बात हो रही है। तो ये हो गया m1 v1 प्लस m2 v2 जीरो। इसी प्रकार त्वरण की बात कर सकते हैं, मान लीजिए इस पर कोई बल लगे, इनमें कोई त्वरण उत्पन्न हो जाए, इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाए a1 और इसमें हो जाए a2, तो वो भी लिख सकते हैं m1 a1 प्लस m2 a2। ठीक, तो ये किसके कारण है? ये जो चीज़ है ना, देखो इसको समझना पड़ता है। हम इसे सेंटर ऑफ मास पे आगे की तरफ गति हो रही है उस पर लगा देते हैं, उस पर नहीं। ये किसके कारण है? ये है आंतरिक बलों के कारण। आंतरिक में मैंने जल्दी में यार क्या लिख दिया, ऐसे लिख देता हूँ, आंतरिक बलों के कारण, है ना, इसको याद रखना है यहाँ पे, आंतरिक बलों के कारण। बाहर से कोई बल मानव नहीं लग रहा है तो द्रव्यमान केंद्र प्रभावित नहीं होगा। तो ये नियम है, ये हमें ध्यान रखना है। अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार ये तो मामला और उलझ गया, तो पता नहीं तो सर ने क्या क्या लिख दिया। अब मैं इसको उदाहरण देके ठीक से समझा देता हूँ कि काम कैसे करेगी चीज़। सूत्र तो बना लिया आपने द्रव्यमान केंद्र की गति का, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो, जैसे हम बात करते हैं पृथ्वी और चंद्रमा का द्रव्यमान केंद्र किस प्रकार गति करता है, ये बड़ा समझने का आसान तरीका है। तो इसमें लिख देते हैं पृथ्वी और चंद्रमा के द्रव्यमान, हाँ, द्रव्यमान केंद्र की गति, ऐसे लिख देते हैं। देखो ये गति कैसे हो रही है, अगर देखेंगे द्रव्यमान केंद्र सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है। अब सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है अपनी कक्षा में, तो क्या मान लें कि भाई ये सूर्य है, देखो
ऐसे मान लेते हैं ये सूर्य है, मान लो ऐसे, ठीक। और एक कक्षा बना लेते हैं कुछ, वो तो कैसी कक्षा होती है वो तो हम जाके पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण में। हम मान लेते हैं कि कक्षा है, और यहाँ पर मान लीजिए द्रव्यमान केंद्र है, ऐसे ये द्रव्यमान केंद्र है। ये क्या है? ये द्रव्यमान केंद्र की स्थिति है, और ये मान लीजिए इस तरीके से चल रहा है द्रव्यमान केंद्र VCM से ये चल रहा है, कहीं भी कोई भी स्थिति में ऐसा हो रहा है। अब इसके एक तरफ क्या है? पृथ्वी है, यानी इस तरफ मान लीजिए पृथ्वी है ऐसे, और इधर मान लीजिए चंद्रमा है, ठीक। ये जो है ये क्या है? ये है पृथ्वी, और ये क्या है? ये है चंद्रमा, ठीक। अब चंद्रमा और पृथ्वी भी इस द्रव्यमान केंद्र के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब अगर हम चंद्रमा पृथ्वी की बात करें तो ये भी चक्कर लगा रहे हैं, मान लो ऐसे। तो चंद्रमा का एक चक्कर होता है 15 दिनों का। इसका मतलब ये है कि इनमें आपस में कोई गति हो रही है, लेकिन जो द्रव्यमान केंद्र की कक्षा है वो नियत है, उस कक्षा पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ ये ऐसी स्थिति में है, अगर थोड़ा देखें और थोड़ा समय गुजार दें, यानी 8 दिन का समय गुजार दें, 1 हफ्ते का समय गुजार दें, तो स्थिति उल्टी हो जाएगी। देखो ऐसे हो जाएगा मामला, इधर आ जाएगा चंद्रमा, इधर चली जाएगी पृथ्वी, द्रव्यमान केंद्र फिर भी यहीं चलता रहेगा। पूरा 15 दिन का समय गुजार दें तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, ठीक। तो द्रव्यमान केंद्र अप्रभावित है आंतरिक बलों से, ये बात ध्यान रखनी है। द्रव्यमान केंद्र अप्रभावित है आंतरिक बलों से। आंतरिक बलों के कारण उत्पन्न हुए वेग, विस्थापन, परिवर्तन, त्वरण द्रव्यमान केंद्र की गति को प्रभावित नहीं करते। द्रव्यमान केंद्र पर बाहर से जो कारण होता है, अगर वो नियत रहता है, वो वैसा ही रहता है, तो द्रव्यमान केंद्र की गति प्रभावित नहीं होती। बाहर से लगे हुए बल के कारण द्रव्यमान केंद्र की गति जिस प्रकार निर्धारित हो चुकी है उसी प्रकार रहेगी। बाहर से देखने पर अगर द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग से चल रहा है तो कणों में आंतरिक बल लगे होने के बाद भी, कणों में आपसी विस्थापन होने के बाद भी द्रव्यमान केंद्र के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। एक तो ये था। अब दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये 2 घर्षण रहित तल पर हम 2 द्रव्यमान रख दें ऐसे, और इन्हें एक स्प्रिंग से लगा दें। यहाँ इनका द्रव्यमान केंद्र है, ये है मान लीजिए द्रव्यमान केंद्र, ऐसे यहाँ लगा दिया मैंने, ये द्रव्यमान केंद्र है मान लीजिए इस जगह पे, और स्प्रिंग जो है हमने ऐसे लगा रखा है, कोई स्प्रिंग मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि द्रव्यमान केंद्र को यहीं माने, और इसमें हम दोनों द्रव्यमानों को खींच के छोड़ देते हैं। तो मान लीजिए ये है x1 और ये है x2, इस प्रकार यूँ ऐसे, ये मान लिया मैंने m1 और ये मान लिया मैंने m2, ठीक। इस प्रकार खींच के छोड़ा कि द्रव्यमान केंद्र विराम अवस्था पे ही रहा। हमने मान लिया कि भाई द्रव्यमान केंद्र यह है, विराम अवस्था में खींचा और छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये होगा कि द्रव्यमान केंद्र अगर मैं यहाँ 0 0 पे मान लूँ, 0 0 पे, तो 0 0 पे रहेगा। तो सीधी बात हो जाएगी कि इसमें कोई वेग आ गया मान लो आगे की तरफ v1, इसमें कोई वेग आ गया मान लो इस तरफ को v2, ठीक। ऐसे तो क्या होगा, अगर इन वेग को सदिश में लिखा जाए, यानी सदिश राशि लगा दूं मैं ऐसे यूँ, और इन निर्देशांकों को x1 x2 मान लूँ, तो क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 बराबर 0, ऐसे, ठीक। अगर x धनात्मक है तो x2 कैसा होगा, x1 धनात्मक है तो x2 कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और m1 v1 प्लस m2 v2, इस पर सदिश राशि लगा देता हूँ, मान लो मैं इसे 0 कर देता हूँ ऐसे। x पे भी मान लीजिए, x को मान लूँ r1 r2, तो वो भी सदिश राशि में लिख सकता हूँ फिर मैं। अब ये चीज़ जो हो रही है ये क्यों हो रही है, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र पर बाहर से बल नहीं है, स्प्रिंग के अपने बल काम कर रहे हैं, कोई घर्षण बल नहीं है। हमने कहा ये घर्षण रहित तल है, इस पर घर्षण नहीं है। ये कैसा तल है, ये है घर्षण रहित तल, ऐसे, ठीक। अब ये चीज़ जो है, अगर इसमें बल देखें, भाई बल आपस में कैसे लग रहे हैं, तो बल होंगे m1 a1, बलों के कारण जो त्वरण उत्पन्न होंगे वो होंगे m2 a2,
वो भी शून्य है। ठीक, अब ये जो x1 x2 है, अगर मैंने r1 r2 लिख दूं और सदिश के पदों में लिख दूं तो देखो बिल्कुल सही बैठेगी बात। ये हो गया r1 और ये हो गया r2। अब इसके मान फिर प्लस माइनस में लगा लो, हल कर लो आप। तो इससे समझ में आ रहा होगा कि द्रव्यमान केंद्र पर जब तक बाहरी कोई बल नहीं लगता तब तक वो प्रभावित नहीं होता। या फिर द्रव्यमान केंद्र अगर नियत वेग से चल रहा हो और बाहर से कोई बल नहीं लगता तो नियत वेग से ही चल रहा होता है। आंतरिक बलों के कारण गतियाँ हो सकती हैं, आंतरिक गति हो सकती है, लेकिन द्रव्यमान केंद्र को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक, तो ये था भाई किस तरीके से द्रव्यमान केंद्र की गति होती है। अब बात करें, एक और उदाहरण लेते हैं छोटा सा। अब बात करते हैं प्रक्षेप्य गति में। मान लीजिए इस तरीके से देखें, प्रक्षेप्य गति को अगर देखें, ठीक इस तरह मान लीजिए किसी पत्थर के टुकड़े को फेंका और ये यहाँ आके फट गया। यहाँ से किसी पत्थर के टुकड़े को फेंका और यहाँ आके फट गया। यहाँ फट गया दो हिस्सों में, एक हिस्सा आगे की तरफ चला गया ऐसे यूँ, एक हिस्सा नीचे की तरफ आ गया ऐसे यहाँ। ठीक, तो द्रव्यमान केंद्र जो है, देखो अगर कहीं देखें तो द्रव्यमान केंद्र की गति जो है प्रक्षेप्य पे ही होगी। ये मान लीजिए आगे चला गया यूँ, ये यहाँ आ गया मान लीजिए, तो द्रव्यमान केंद्र यहीं चलता रहेगा और यहीं गिरेगा। द्रव्यमान केंद्र की गति प्रभावित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाहर से, द्रव्यमान केंद्र पर बाहर से कोई बल नहीं है। आंतरिक बलों के कारण ये विस्फोट हुआ है, ये वस्तु फट गई। तो द्रव्यमान केंद्र जहाँ गिरना चाहिए था, जहाँ प्रक्षेप्य होना चाहिए था, जहाँ इस पूरे बिना फटे इस द्रव्यमान को आना चाहिए था, वहीं आएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या है कि ये द्रव्यमान क्या है, मान लो m1 है और ये क्या है m2 है और ये मान लीजिए x1 है और ये x2 है ना। देखो ऐसे यूँ। अब मान लो यहाँ आ जाए, यहाँ गिर जाए, ये यहाँ गिर गया मान लीजिए, ये यहाँ गिर गया, ऐसे हो रहा है मान लो। ठीक, ये क्या है, ये m1 है और ये कितने पे है, x1 पे है। ये क्या है, ये m2 है, ये कितने पे मान लो m2 को, इसे मान लो x2 पे, ऐसे। ठीक, तो इसे मान लो 0 पे, है ना। तो देखो m1 x1 m2 x2 क्या हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 0 पे है, तो m1 x1 प्लस m2 x2 बराबर 0। यानी अगर x2 प्लस में रख दूं तो ये x1 माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि द्रव्यमान केंद्र यहीं पे गिरा और इसे क्या मान लिया मैंने कि भाई ये 0 0 है। तो जहाँ पर प्रक्षेप्य गिरना चाहिए था वहाँ से आगे कितने पे गिरा, m2 x2 पे। m2 का द्रव्यमान मालूम है मान लो, तो m1 का मालूम है मान लो, तो x1 को निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से। तो द्रव्यमान केंद्र की गति से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है या निकाला जा सकता है कि द्रव्यमान केंद्र यहाँ चल रहा था तो ये विस्फोट हो गया, या ये स्प्रिंग है, या ये गुरुत्वाकर्षण बल में है, गति है, तो इस तरीके से ये प्रभावित हो रहा है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और समझते हैं चीज़ों को। अब मान लीजिए किसी वस्तु को आप, इस तरह की शेप की वस्तु है, मान लीजिए कोई इस तरह की शेप की वस्तु है, यूँ वस्तु है कोई मान लीजिए, और इसको तुमने घुमाकर एक प्रक्षेप्य पे फेंक दिया और इसका जो प्रक्षेप्य का पथ है वो ये है सपोज। तो द्रव्यमान केंद्र मान लीजिए यहाँ पर है ऐसे, और ये वस्तु ऐसे घूम रही है सपोज। जैसे मान लीजिए मैं इस चौक को घुमाकर फेंक दूँ, आपकी इसे घुमाकर फेंक दूँ, घूमता 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 चले, तो ये चीज़ मान लो ऐसे घूमते हुए जा रही है, तो देखो द्रव्यमान केंद्र प्रभावित नहीं होगा, वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसका ये हिस्सा मान लो यहाँ आ जाए ऊपर, यूँ आ जाए ऐसे, यहाँ द्रव्यमान केंद्र रहेगा। देखो थोड़ा और चलें तो थोड़ा और अगर देखें तो ये आ गया मान लो यहाँ, है ना, द्रव्यमान केंद्र फिर ऐसे घूमती रहेगी वस्तु। घूमने को द्रव्यमान केंद्र प्रभावित नहीं करेगा और घूमना द्रव्यमान केंद्र की गति को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक, तो ये कुछ बातें हैं जो द्रव्यमान केंद्र पर मैंने आपको बताई, और आगे आने वाले सवालों में आप इनको बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। आप समझ जाएंगे हाँ ये तो सर ने बताया था द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ऐसी होती है। जब मैं बताऊंगा कि देखो इस आंकिक प्रश्न में, इस न्यूमेरिकल में द्रव्यमान केंद्र वाली बात लगानी है हमें,
उसको इस तरीके से इसको बनाना है, तो आप समझ जाएंगे कि द्रव्यमान केंद्र सर ने बता दिया था ऐसे होता है। ठीक, तो ये थी द्रव्यमान केंद्र की गति। ओके, अगले वीडियो में देखते हैं क्या हमारा टॉपिक चल रहा है। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, अब हम पहुंच गए हैं कणों के निकाय का रेखीय संवेग। तो कणों के निकाय का रेखीय संवेग, दरअसल अगर कोई बाह्य बल काम नहीं करता तो कणों के निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है। ठीक, तो कणों के निकाय का रेखीय संवेग का मतलब ये है कि कणों का जहाँ द्रव्यमान केंद्र है वहाँ पर ये संवेग बाहर से देखने पर काम करता है और ये नियत रहता है अगर बाहर से कोई बल नहीं लगता। इसकी मदद से हम कुछ प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी घटनाएं जो घट जाती हैं, कुछ ऐसे उदाहरण जो हम लेंगे इसके आधार पर हम उन्हें हल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हम देख लें कि कणों के निकाय का रेखीय संवेग उनके द्रव्यमान केंद्र पर पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है। तो हम जानते हैं कि हमने जो शुरू में द्रव्यमान केंद्र को का डेरिवेशन बनाया था, ठीक, जब हमने उस फार्मूले को बनाया था तो हमने उसमें जो आधार माना था वो न्यूटन के नियम के अनुसार और रेखीय संवेग को ही उसका आधार माना था। तो ये बात आ गई कि रेखीय संवेग अगर लिख दें द्रव्यमान केंद्र पर भी वही रहता है, कणों के निकाय का अलग अलग जोड़ दें तब भी वही रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि हम देखें कि सूत्र किस तरीके से, नहीं लिखना कैसे है, और उदाहरण, आसान सा उदाहरण लेंगे और समझ लेंगे इस चीज़ को। एक दो उदाहरण लेकर के इसको हम पूरा कर देंगे। ठीक है, कणों के निकाय का रेखीय संवेग हो गया। ठीक, अब देखें अगर कणों का निकाय है, मान लीजिए कुछ कण है, देखिए ये कुछ कण, ये कोई कण जा रहा है इधर, वेग है इसका v1 और इसका द्रव्यमान है m1, और इधर को कोई कण जा रहा है, मान लो इस तरीके से, ये है v2 और इसका द्रव्यमान है m2, और कैसे कई कण हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं द्रव्यमान केंद्र पड़ेगा, ये मान लीजिए द्रव्यमान केंद्र है, इस पर द्रव्यमान पड़ेगा m1 प्लस m2, और ये द्रव्यमान केंद्र मान लो चल रहा है vcm से, द्रव्यमान केंद्र का वेग। ठीक, तो ये जो स्थिति है ये किसकी है, ये मैंने बताया ये है द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र जो है ये है, मान लो यहाँ पे। ठीक, तो हम लिखते क्या हैं, अगर कुल रेखीय संवेग लिखेंगे इसका सारा, तो कुल रेखीय संवेग कितना होगा, कुल रेखीय संवेग, तो हम लिख दें इसको P, तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने भी कण हैं सबका जोड़ देंगे ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सदिश राशि में, इसको लिखेंगे m1 v1 ऐसे, m2 v2 और करते जाएंगे ऐसे। ठीक, अब अगर द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा के अनुसार लिखें, द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा के अनुसार, तो कुल द्रव्यमान केंद्र कितना होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे द्रव्यमान केंद्र का मिला दें तो ये होगा vcm, और ये पूरी चीज़ किसके बराबर आती है, m1 v1 प्लस m2 v2, इस तरीके से भी ये आ जाती है। क्योंकि हम जानते हैं द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होगा वो क्या होगा, सभी का संवेग बटे सभी का द्रव्यमान केंद्र। ये भी सही है। तो द्रव्यमान केंद्र की गति यहाँ पर जो है इधर है और कणों का कुल संवेग इधर है। ठीक, अब अगर बाह्य बल ना लगाया जाए तो ये चीज़ संरक्षित रहती है, यानी ये नियत बना रहता है। ठीक, ये बस लिखने की बात है। अब अगर हम इसे उदाहरण से समझें कि चीज़ काम कैसे कर रही है, तो मैं इसका उदाहरण देके आपको समझा देता हूँ कि उदाहरण से ये कैसे काम करेगी। ठीक है, बहुत सरलता से एक उदाहरण हम देंगे तो और समझ में आ जाएगा हमारे ये मामला।
एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ठीक, अब ये कहता है कि एक पिंड जो है, एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है और एक चाल v0 से नियत चाल से नियत दिशा में यानी नियत वेग से, ये मान लो कि v0 है, मान लो जा रहा है। ठीक, और एक बिंदु पे आके वो दो कणों में फट जाता है। ये चला गया, मान लो ये हो गया m1 और ये गया v1 से इस तरफ, और दूसरा जो कण है वो इस तरफ गया v2 से, और इसका द्रव्यमान था m2। ठीक, तो द्रव्यमान केंद्र पर बाहरी बल नहीं था पहले, या कण पर बाहरी बल नहीं था, तो कहता कुल संवेग परिभाषित जो है वो बदलेगा नहीं, कुल संवेग परिवर्तित नहीं होगा। तो देखा जाए तो अगर मैं इन दोनों को मिला लूँ ऐसे, तो द्रव्यमान केंद्र अभी भी यहीं पर है और उसी वेग से चल रहा है जिस वेग से पहले चल रहा था। तो यहाँ पर अगर ये फट भी गया दो हिस्सों में, तब भी जो संवेग था वो पहले की तरह ही है। ठीक, अब यहाँ पर बात क्या आई, मान लीजिए जो पहले था वो कितना था, देखिए पहले था m v0 और बाद में कितना है m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक, यानी पहले का संवेग और बाद का संवेग बराबर है, वही है। तो इसकी मदद से क्या, इससे क्या पता लगा हमें कि संवेग संरक्षित है, संवेग संरक्षित है, क्योंकि फाइनली द्रव्यमान केंद्र पर कोई बाहर से बल नहीं लगा। ठीक, अब इसकी मदद से हम जो है v1 v2 में से कुछ निकाल सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए इसका उदाहरण देके करते हैं कि मान लीजिए विराम अवस्था में कोई बम रखा है, बम जो है विराम अवस्था में रखा है। ठीक, ये क्या है, मान लीजिए बम है, बोले तो बम है, लो ये। ठीक, अब ये दो हिस्सों में फट जाता है, मान लीजिए एक इधर को चला जाता है हिस्सा, ये है इसका द्रव्यमान यहाँ m है, तो ये मान लिया मैंने कि ये m/3 है और ये जाता है इधर 500 मीटर प्रति सेकंड से, ये हिस्सा। ठीक, तो दूसरा हिस्सा किस दिशा में जाएगा, तो दूसरा हिस्सा मान लीजिए कि पीछे की दिशा में जाएगा, कहीं भी मान लीजिए ऐसे। इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो द्रव्यमान देखें तो इसका बचेगा 2m/3 और ये जाएगा v से, मान लीजिए। ठीक, तो अगर इस नियम को लगा दें तो पता लगा लेंगे इसका v क्या होगा। अब देखो, मान लीजिए हम इसे सदिश राशि के पदों में लिखते हैं और यहाँ पर इसे वेग को एक दिशा में डाल देते हैं, इस वेग को डाल देते हैं मान लीजिए हम x अक्ष पर, ये v1 है और ये है मान लीजिए 500 i कैप, क्योंकि हमें सदिश राशि के पदों में लिखना पड़ेगा इस चीज़ को। v2 सदिश में आएगा वो हमें नहीं पता, हम उसे मान लेते हैं कि ये v2 है, और ये द्रव्यमान कितना हो गया, इसे मान लेते हैं कि भाई ये m2 है, और ये द्रव्यमान कितना हो गया, इसे मान लेते हैं कि ये m1 है। ठीक, लगा देते हैं। अब देखिए विराम अवस्था पे रखा हुआ बम, इसका मतलब द्रव्यमान केंद्र या कुल द्रव्यमान विराम अवस्था में ही रहेगा। तो इसका मतलब हो गया कि कुल द्रव्यमान फटने से पहले m है वो 0 पर है, उसमें कोई वेग है ही नहीं। अब अगर देखें पहला द्रव्यमान m/3 है और ये जा रहा है 500 i कैप से, उस तरफ चला गया मान लो, ये कितने पे आएगा, तो ये द्रव्यमान है 2m/3, ये जाता है v2 से, ऐसे। ठीक, तो देखो v2 निकल जाएगा। अब देखो कि कैसे निकलेगा, कितना आएगा v2, ये 3 काट दो, ये m काट दो। ठीक, तो v2 आएगा -500/2 i कैप। ठीक, यानी उल्टी दिशा में आएगा, और किससे आएगा, 500/2 मीटर पर सेकंड से आएगा। तो इसका मतलब v2 निकल गया, देखो सरलता से, तो 250 i कैप मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से क्या है कि द्रव्यमान केंद्र की स्थिति को देखकर उसमें वेग है या वो विराम अवस्था में है, इस तरह समीकरण लगाकर ये वाली, ठीक, बाद में जो स्थिति हुई है उसकी जानकारी ली जा सकती है, यानी संवेग संरक्षित किया जाता है। बिल्कुल सीधी सी बात है।
तो द्रव्यमान केंद्र प्रभावित नहीं है तो संवेग संरक्षित है, ये बात पक्की है। तो द्रव्यमान केंद्र का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है या वस्तु का या कणों के निकाय का अगर उन पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो ये बस इतनी सी बात है इस वीडियो में, इस टॉपिक में इतना ही समझाना है हमें। अब आगे अगर उदाहरण करेंगे तो इसका उदाहरण का ध्यान रखेंगे कि हमने इसको ऐसे हल किया था, तो यूज कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे इसका। ठीक, अब इसे एक कण दो हिस्सों में फटा है, तीन में भी फट सकता है, तीनों का लिख देंगे वेग, निर्देशांक पे लाएंगे, तीन का वेग लिख देंगे। तो जब मैं आंकिक हल करवाऊंगा, इसके आंकिक प्रश्न करवाऊंगा तो मैं तीन को भी ले लूँगा। ठीक, फिर तीन का भी हल कर देंगे। फिर देखेंगे कि इस अध्याय में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें क्या आया है, नीट में क्या आता है, यूपी सीट में क्या आता है, आईआईटी में क्या आता है, जेईई मेन में क्या आता है, वो सारी चीज़ें फिर देखेंगे। आंकिक प्रश्नों में जब करेंगे तब उस चीज़ को भी देखेंगे। फिलहाल के लिए द्रव्यमान के अंदर कणों के निकाय का रेखीय संवेग क्या है, वो नियत रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बाह्य बल उस पर नहीं लगता, तब वो नियत रहता है। तो ये बात हमारी समझ में आ गई है। ठीक, अब लेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, पढ़ा दिया जाता है बच्चों को। मान लीजिए कोई कण यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचता है ऐसे, तो देखिए केंद्र पर अंतरित कोण, इसको कह सकते हैं कोणीय विस्थापन ऐसे। और इसमें देखिए कण ने जो दूरी तय करी है वो है इस चाप की लंबाई। मान ले चाप को मान लेता हूँ पी क्यू, तो पी क्यू जो है ये है चाप की लंबाई। ठीक, तो ये हो गई दूरी। और अगर सीधे विस्थापन को मिला दूं तो ये हो गया विस्थापन। ठीक, तो दूरी बराबर विस्थापन जब होने लगता है तभी ये कोण कोणीय विस्थापन कहा जाता है। अब मान लीजिए दूरी ज़्यादा है और विस्थापन कम है, उनमें ज़्यादा फर्क है, तो इसको फिर सदिश राशि नहीं कह सकते, इसको कोणीय विस्थापन नहीं कह सकते। यानी ये कोणीय विस्थापन सदिश राशि है, यानी विस्थापन है तब जब यहाँ पर ये चाप की लंबाई और ये विस्थापन लगभग बराबर हों। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि भाई ये जो चीज़ है ये विस्थापन है, इसको s मान लेते हैं, ये बराबर हो गया s सदिश राशि। देखो ये दिशा आ गई इसकी, ये हो गई इसकी त्रिज्या ऐसे, इस त्रिज्या का सदिश मान लेते हैं, यहाँ मान लें चाहे यहाँ मान लें। ठीक, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा विस्थापन है। तो यहाँ एक हमारे पास सूत्र तैयार है इस संबंध को जोड़ने के लिए। वो सूत्र है हमारे पास S डेल्टा थीटा क्रॉस R, ये सूत्र है हमारे पास। सदिश गुणनफल है ये। ठीक, जो इसकी दिशा है कोणीय विस्थापन की वो अक्ष के अनुदिश है, अक्ष के अनुदिश है, यानी ये जो दिशा है ये यही है कोणीय विस्थापन की दिशा ऐसे। ठीक, और ये जो विस्थापन है ये स्पर्श रेखा के अनुदिश है। देखो ये स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा के अनुदिश जो है ये डेल्टा ऐसे है, यहाँ पे दिखा दिया देखो मैंने, ये लो। और ये जो है ये त्रिज्या है, कोई भी त्रिज्या ले लें दोनों में से, क्योंकि कोई ज़्यादा फर्क नहीं है डेल्टा। तो ये बात लागू कब होती है? ये बात लागू जब होती है जब डेल्टा थीटा की जो सीमा है, लिमिट, वो शून्य हो, यानी डेल्टा थीटा बहुत कम हो, कोणीय विस्थापन हो, तब यह बात लागू होती है। तो इससे पता लग गया कि भाई कोणीय विस्थापन की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। तो बात पक्की चल हमारे जब माइंड में सेट हो गई कि कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा की दिशा घूर्णन अक्ष पर होती है, ये बात पक्की हो गई। ठीक, अब घूर्णन अक्ष पर होती है तो क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग कह रहे हैं कि भाई अगर ये प्रेषक देख रहा है इसको और ये वामावर्त घूम रहा है तो आगे की तरफ कोणीय विस्थापन की दिशा है, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई घूर्णन अक्ष भी आगे की तरफ है। हालांकि इस पूरी रेखा को यहाँ से यहाँ तक, इस पूरी रेखा को जो एक
लंबवत रेखा है जिसके परितः कोई कण घूम रहा है, इसको पूरी रेखा को ही घूर्णन अक्ष कहा जाता है। ठीक, लेकिन अगर हम इसकी सच्चाई जाने तो है क्या मामला ये है कि जो कोणीय विस्थापन की दिशा है बेसिकली वो घूर्णन अक्ष की दिशा है। हाँ, घूर्णन अक्ष पूरी एक रेखा है, घूर्णन अक्ष एक सरल रेखा तो है, लेकिन दिशा उसकी कहाँ मानी जाए? कोणीय विस्थापन के साथ मानी जाए। और कोणीय विस्थापन की दिशा कहाँ मानी जाए? कहता है जिस तरीके से कण घूम रहा है, मान लीजिए देखिए ये कण घूम रहा है ऐसे, ये कण मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, तो मेरा अंगूठा केंद्र पे अंदर की तरफ जा रहा है। अगर हम देखें, तुम्हारी तरफ से मैं देखता हूँ, तुम देख रहे हो, कैमरे में से देख रहे हो, तो तुम्हारे हिसाब से ये कण जो है वामावर्त दिशा में घूम रहा है, पी से क्यू पे गया है ना, तो वामावर्त दिशा में घूम रहा है। तो यहाँ देखें, अगर ये अंगूठा लगा लें यहाँ पे, तो ये कण यूँ घूम रहा है। ठीक, तो इसका जो कोण है वो इस दिशा में तय किया जा रहा है, कोण जो है। और कोणीय विस्थापन की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत है, इस तल के लंबवत है और अंदर की तरफ है। तो ये कोणीय विस्थापन की दिशा हो गई, कंफर्म हो गया। यानी कोणीय विस्थापन की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश है या घूर्णन अक्ष पर होती है, ये मान के चलिए। ठीक, अब ये बात स्पष्ट हुई और एक सूत्र हमारे पास तैयार हो गया, सदिश राशियों तक हम पहुंच गए। देखिए सदिश गुणनफल है ये, जिसमें जो S है वो स्पर्श रेखा पर है। ठीक, और उसी दिशा में है जिस दिशा में कण चल रहा है। अब ये कण यूँ चल रहा है, तो यहाँ पे विस्थापन ऐसा है। और यहाँ की बात करूँ, अगर यहाँ ले लूँ, अगर छोटा सा देखो विस्थापन ऐसे यूँ, यहाँ एक छोटा सा विस्थापन बना लूँ ऐसे। ठीक, तो देखो कण की दिशा में ये विस्थापन यहाँ आ जाएगा, डेल्टा S मान लूँ इसको, या S मान लो, यहाँ मैंने S माना हुआ है, डेल्टा S मान सकते हैं। S मान लें या डेल्टा S मान लें, तो कोई अपने प्रतीक मानने की बात होती है, कोई खास बात नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब इसमें R जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। देखो ये त्रिज्या का सदिश है, ये केंद्र से बाहर की तरफ है। ठीक, अब इसमें यूँ घूमेगा ऐसे, तो कोण किस तरफ को चल रहा है? कोण इस तरफ को चल रहा है, देखो। तो यानी ये जो कोण है ये डेल्टा थीटा का सदिश हो गया। ठीक, अब इससे ये बात तय हो गई कि ये सब जो है सदिश राशियाँ हैं। कोणीय विस्थापन की दिशा जो है वो तल के लंबवत है। ठीक, और जहाँ पर घूर्णन अक्ष है उसी घूर्णन अक्ष पर है। और घूर्णन अक्ष है कहाँ? गति के तल के लंबवत है, जो दाएं हाथ के हथेली के नियम से, अंगूठे के नियम से देखा जा सकता है। ये बात सरल हो गई। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है इसे दोबारा पकड़ना पड़ेगा हमें। अब हम वापस अपनी बात पर आ गए हैं कि भाई सदिश राशियाँ, घूर्णन अक्ष और कोणीय चाल, रेखीय चाल, इन सब चीज़ों पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। तो अब मैं इसे पकड़ लेता हूँ, ये जो चीज़ है इसे उठा लेता हूँ, यहाँ से यहाँ ले आता हूँ इसको। S मान लूँ या डेल्टा S मान लूँ, कोणीय विस्थापन और त्रिज्या का सदिश, ये चीज़ है। ठीक, अब मान लीजिए मैं इसको थोड़े से समय अंतराल से भाग कर दूँ। मान लीजिए थोड़ा समय अंतराल है, यहाँ कोई थोड़ा समय अंतराल है, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो समय है वो थोड़ा समय मान लूँ मैं, कितना? डेल्टा टी मान लेता हूँ इसको, है ना। ये थोड़ा समय है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से इसको भाग कर दूँ, तो ये देखिए ये बन गया रेखीय वेग v, विस्थापन बटे समय या विस्थापन परिवर्तन की दर कह सकते हैं इसको। और ये बन गया कोणीय वेग, और ये बन गया त्रिज्या का सदिश, ये आ गया। कंडीशन क्या रही कि ये जो डेल्टा टी है ये कितना हो गया? ये हो गया 0। इसकी होती है लिमिट, जैसा कि मैंने बताया था इसकी सीमा होती है, बहुत कम समय के लिए या बहुत थोड़े विस्थापन के लिए ये सूत्र लागू होता है। अब इस सूत्र को हम दोबारा फिर इस पर विचार कर सकते हैं। जहाँ पर रेखीय विस्थापन है वहाँ रेखीय वेग है, यानी फिर यहाँ पे आ जाता हूँ ऐसे, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं इस कण पे,
तो यहाँ स्पर्श रेखा के अनुदिश ये रेखीय वेग है, ठीक। और केंद्र से बाहर की तरफ ये त्रिज्या का सदिश है, ठीक। और जो कोणीय वेग है वो तल के लंबवत है। तो यहाँ पर ये चीज़ ऐसे काम कर रही है। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि हम इसे वृत्त पे लागू करें, अगर इसे एक वृत्त पे लागू कर दें, तो देखिए यहाँ पे तीनों राशियाँ परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखीय वेग वृत्त पर और त्रिज्या एक दूसरे के लंबवत होता है, और कोणीय वेग तो लंबवत होता ही है, तल के लंबवत ही होता है वो तो ऐसे में अगर मैं इसे वृत्त पर लागू करूं, वृत्तीय गति पर लागू कर दूं, वृत्तीय गति के लिए, तो ये सूत्र कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा v=ω r, परिमाण में हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा। ये क्या है? ये केवल परिमाण है, ठीक। ये चाल हो गई, रेखीय चाल। इसे क्या कह देंगे? कोणीय चाल। इसे क्या कह देंगे? त्रिज्या, ठीक। क्या वास्तव में कोणीय चाल जैसी कोई चीज़ होती है? कोणीय चाल जैसी कोई चीज़ होती है? नहीं, कोणीय चाल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कोणीय चाल, क्योंकि कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग के अलावा वो कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कोणीय चाल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि इसका परिमाण लगा दिया। जबकि रेखीय चाल होती है, कुल दूरी बटे कुल समय क्या होती है? रेखीय चाल होती है, ठीक। कोणीय चाल में क्या? कुल कोण बटे कुल समय, ठीक। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ओके, तो ध्यान रहे, इसको क्या कह रहे हैं? कोणीय चाल कह रहे हैं। ये सिर्फ यही है कि भाई जो कोणीय वेग है ये उसका परिमाण लगा देते हैं, इसलिए इसको यहाँ कोणीय चाल बोल देते हैं, ठीक। अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक है औसत रेखीय वेग, औसत रेखीय वेग, ठीक। ये होता है, ठीक। अब औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग ये नहीं होता है। औसत कोणीय वेग क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोणीय विस्थापन में कोण को बड़ा नहीं कर सकते। कोणीय विस्थापन में अगर हम कोण को बड़ा कर देंगे तो वो विस्थापन यानी सदिश राशि के रूप में निरूपित नहीं होगा। तो कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल ये कोणीय वेग होना चाहिए। यानी अगर हम औसत कोणीय वेग की बात करें, ऐसे औसत का निशान लगाएं, तो ये बात होनी चाहिए डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, ठीक। और ये डेल्टा टी जो है ये बड़ा होना चाहिए, यानी इसका कुछ समय अंतराल होना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि कोण बड़ा होगा, कोण बड़ा होगा तो समय भी बड़ा होगा, ठीक। औसत कोणीय वेग बनेगा। तो कह रहा ये बात गलत है, यानी औसत कोणीय वेग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक। दूसरी बात हमने कहा कि कोणीय चाल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कोणीय चाल कहते हैं, अच्छी बात है यार, इसे तो कह भी सकते हैं भाई कोणीय चाल है, लेकिन इसे तो हम कह भी नहीं सकते, कोणीय वेग तो हम कह ही नहीं सकते तो उसका कोई औसत मान होता है, ठीक। कोणीय चाल हम किसे कह देते हैं कि चलो भाई कोणीय वेग का कोई परिमाण है, इसे कोणीय चाल कह देते हैं। जबकि औसत वेग, औसत चाल ये होते हैं, ठीक। तो बात समझ में आ रही है कि क्या चीज़ होती है सदिश में, कोणीय में क्या चीज़ नहीं हो रही है। आगे चलते हैं, कंसेप्ट धीरे धीरे हमारे बन रहे हैं। तो ये बात पक्की हुई। एक बात दूसरी आ गई, मान लीजिए मैं θ1 + θ2 करूं, θ1 + θ2 करूं और यहाँ कोई कोण बना दूं थीटा, करा ये हो सकता है, ये सही है। अगर मैं ये कर दूं θ1 + θ2 और यहाँ थीटा लिख दूं, ठीक, कह रहा ये नहीं हो सकता,
ठीक, क्योंकि कोण बड़ा नहीं हो सकता, कोण बड़ा नहीं हो सकता, कोणीय विस्थापन छोटा हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं, डेल्टा थीटा 1 और डेल्टा थीटा 2 बराबर डेल्टा थीटा, ये हो सकता है, दोबारा लिखूंगा इसको मैं, डेल्टा थीटा 1 डेल्टा थीटा 2, ये डेल्टा थीटा हो सकता है। जरूरी है कि जो लिमिट है, ठीक, वो डेल्टा थीटा की 0, यानी डेल्टा थीटा बहुत कम होना चाहिए। तो ये हो सकता है सदिश के पदों में भी। ठीक, तो कुल मिला के इस चीज़ को समझना है, इसे पकड़ लेना है। ठीक, मेडिकल के एग्ज़ाम में नीट वीट बहुत काम आती चीज़ें हैं। ठीक, अब इस समीकरण को वापस पकड़ते हैं, इस इक्वेशन को वापस पकड़ते हैं। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, समय के हिसाब से परिवर्तन करते हैं। तो क्या करेंगे, देखो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यहाँ कर देंगे डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी और आर सदिश। तब देखिए चाल नहीं, वेग का ये संबंध त्वरण के संबंध में बदल गया। रेखीय चाल में परिवर्तन अगर ले लें, हालांकि यहाँ दोनों तरह का परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन है, अगर हम इसको रेखीय चाल के परिवर्तन तक सीमित रखें तो ये स्पर्श रेखीय त्वरण होता है। यानी स्पर्श रेखा पर पकड़ लें इसको ठीक से, यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, जो लिखा जा रहा है वो बहुत गलत लिखा जा रहा है, जो बताया जा रहा है बहुत गलत बताया जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो वेग परिवर्तन है, देखिए वेग परिवर्तन में मान लीजिए ये वेग है और ये त्रिज्या का सदिश है, और यहाँ कोई वेग परिवर्तन हो जाता है, मान लीजिए इस तरीके से, यहाँ वेग v1 है और यहाँ वेग v2 है, ऐसे। तो ये वेग परिवर्तन, इसमें दो तरह के त्वरण काम करते हैं। एक स्पर्श रेखा पर त्वरण, यानी जो इस वेग के परिमाण को घटाता बढ़ाता है। मान लीजिए कोई कार घूम रही है रोड पे, सर्कल पे घूम रही है, वृत्त पे घूम रही है, उसकी चाल बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि वेग का परिमाण बढ़ रहा है। दूसरी बात, दिशा बदल रही है, तो यहाँ पर एक त्वरण ऐसा है जो दिशा बदलने के लिए काम करता है, एक ऐसा है जो परिमाण बदलने के लिए काम करता है। तो यहाँ ये परिणामी त्वरण है, यानी ए टी प्लस ए सी, ये होता है, ये वाली चीज़ ऐसे। ठीक, अब इसमें डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी कर दिया आपने, एक पद और जोड़ेंगे, ओमेगा डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ऐसे। अब इसमें से एक जो त्वरण है यहाँ पे, एक त्वरण कैसा है, एक स्पर्शरेखीय है और एक त्वरण दिशा बदलने के लिए है, अभिकेंद्रीय त्वरण है। अब इनमें से हम कैसे पहचानेंगे कि अभिकेंद्रीय त्वरण कौन सा है और स्पर्शरेखीय त्वरण कौन सा है। देखिए ये जो त्वरण है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, ये ओमेगा की दिशा में है, यानी ये तल के लंबवत है। ये क्या है, डेल्टा ओमेगा बाई टी, ये कोणीय त्वरण है जो तल के लंबवत है। तल के लंबवत है तो कोणीय वेग की दिशा में है, कोणीय वेग की दिशा में है, तो इसका मतलब ये है कि यह त्वरण केंद्र की तरफ नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी कण की गति के तल के लंबवत है। क्यों? क्योंकि कोणीय वेग भी गति के तल के लंबवत है। तो जाहिर सी बात है कि ये केंद्र की तरफ नहीं है, तो केंद्र की तरफ ये है ओमेगा और आर का परिवर्तन, जो आर है सदिश
राशि के पदों में जो हमने त्रिज्या का सदिश लिया हुआ है, ठीक, इसकी दिशा में परिवर्तन है। हम देख रहे हैं कि त्रिज्या तो वही है, तो त्रिज्या के परिमाण में परिवर्तन नहीं है बल्कि उसकी दिशा में परिवर्तन है। तो त्रिज्या की दिशा में परिवर्तन है, यानी स्पर्श रेखीय वेग की दिशा में परिवर्तन है। भाई देखो यहाँ पर जो ये आर है, यहाँ है, इसके लंबवत कौन है? स्पर्श रेखीय वेग है। यहाँ पर आर कुछ और हुआ, आर का परिमाण नहीं बदला, यहाँ पे आर की दिशा बदल गई, तो स्पर्श रेखीय वेग की दिशा बदल गई। तो स्पर्श रेखीय वेग की दिशा बदलने के लिए आर की दिशा बदल रही है। इसका मतलब यह त्वरण जो है केंद्र की तरफ होगा, यह है अभिकेंद्रीय त्वरण। तो इन दोनों पदों को अलग अलग कर दिया जाए अगर, तो क्या है? AT क्या है? डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी क्रॉस आर, ये है स्पर्श रेखीय त्वरण जो चाल के परिमाण का, चाल को बदलता है या वेग के परिमाण को बदलता है। एक है अभिकेंद्रीय त्वरण जो केवल वेग की दिशा को बदलता है। ये रहा, ये दो त्वरण हैं। तो सदिश राशियों के पदों में अगर हम वृत्तीय गति में त्वरण लिखते हैं तो उसका फाइनल सूत्र ये है, अंतिम जो सूत्र है वो ये है, एक स्पर्शरेखीय त्वरण है और एक अभिकेंद्रीय त्वरण है, दोनों तरह का त्वरण है। ठीक, यानी दो बल लंबवत दिशाओं में लगे होते हैं। एक वह बल होता है जो स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, जो वेग के परिमाण को बदलता है। एक वह बल होता है जो केंद्र की तरफ होता है, जो वेग की दिशा को बदलता है। ठीक, कुल मिलाकर अब ये बात हमारी समझ में आ रही है कि ये चीज़ कैसे काम कर रही है। ठीक, चलिए अब देखिए वहाँ कुछ और लिखा हुआ है, वस्तु का कोणीय वेग, वस्तु एक से अधिक कणों का निकाय है। अब इसको समझते हैं कि वस्तु के कोणीय वेग में और कण के कोणीय वेग में क्या संबंध है और ये किस प्रकार निरूपित होते हैं। क्योंकि सामान्यतः हम कण का कोणीय वेग तो बना लेते हैं, लेकिन वस्तु के कोणीय वेग में हमें कुछ समस्याएं आ जाती हैं, हम उसे निरूपित ना करें। ठीक, निरूपित मतलब निरूपित ना करें, इसका मतलब हो गया कि हम उसे निरूपित नहीं करते। निरूपित ना करें से मेरा मतलब कि निरूपित ना करें, काम चला लें उससे। तो निरूपित करना है तो उसे हम कैसे निरूपित करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है। अब देखिए सबसे पहले मैं एक वस्तु मानता हूँ, मान लीजिए ये है घूर्णन अक्ष। ठीक, ये घूर्णन अक्ष है और इस घूर्णन अक्ष पर मैं एक बेलन ले लेता हूँ। देखो सबसे बढ़िया तरीका समझाने का आ जाएगा हमारे पास, एकदम आसान सा तरीका आ जाएगा हमारे पास। मैं ये बेलन ले लेता हूँ, ठीक, और घूर्णन अक्ष ये हो गया घूर्णन अक्ष। ठीक, और यहाँ एक प्रेषक को खड़ा करके मैं इसको और इस सिलेंडर को वामावर्त घुमा देता हूं। वामावर्त घुमा देता हूं, यानी समझ रहे हैं कि ये सिलेंडर जो है इससे घूम रहा है। और किसी कण को अगर मैं देखूं इस सिलेंडर के अंदर, मान लीजिए मैं यहाँ किसी कण को देखता हूं, ये कण जो है ऐसा, ये वृत्त है और मैं देखता हूं इसके पृष्ठ पर कोई कण देखता हूं, पृष्ठ पर एक कण जो है एक वृत्ताकार मार्ग पर है, ये एक कण मान लिया मैंने। और ये कण की स्पर्श रेखीय चाल हो गई v, और यहीं पे कहीं पे जो है इस कण की ये त्रिज्या हो जाएगी ऐसे। ठीक, तो कण का जो कोणीय वेग बनेगा वो इस अक्ष के
अनुदिश बनेगा ऐसे, ये इसका कोणीय वेग बन गया। ये कोई कण है बेलन के अंदर। अब मान लीजिए मैं इस कण के अलावा एक कण और मान लेता हूँ, यहीं पर मान लेता हूँ, देखो यहाँ ये अक्ष है, मैं तो कहता हूँ कोई कण यहाँ भी घूम रहा है ऐसे, यूँ यहाँ पर भी एक कण घूम रहा है, बहुत सारे कण हैं, ये वाला कण भी घूम रहा है, ये वाला कण भी घूम रहा है। तो कणों के केंद्र पर, कणों के केंद्र पर अक्ष के अनुदिश उनका कोणीय वेग है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे के पूरे अक्ष पर सभी कणों का कोणीय वेग है, तमाम जितने भी कण घूम रहे हैं सभी कणों का कोणीय वेग है। और ये भी स्पष्ट हो गई बात कि कोणीय वेग एक ही जैसा है। क्यों? क्योंकि कोणीय वेग जो है वो कोण पर निर्भर करता है। कोणीय वेग क्या है? बिल्कुल सरल सी परिभाषा थी कोणीय वेग की हमारी, बिल्कुल सरल सा सूत्र था, ये रहा। कोणीय वेग कोण पर निर्भर करता है। अब कोण तो उतना ही होता है, मान लीजिए ये त्रिज्या बना लूं, ठीक, एक कण यहाँ ले लूं, एक कण यहाँ ले लूं और फिर एक कणों को यहाँ बना लूं, यहाँ बना लूं, ठीक। तो देखो ये त्रिज्या जो है, पहली त्रिज्या ये क्या है? ये r1 है, और ये दूसरी त्रिज्या क्या है? ये r2 है। यहाँ पर जो वेग है वो v1 है, और यहाँ पर जो वेग है वो v2 है, ठीक। तो कोण तो उतना ही है, देखो दोनों कणों के लिए कोण उतना ही है। एक कोण यहाँ है, यूँ आया, एक कण ना, एक कण यहाँ है, यूँ आया, दूसरा कण वहाँ है ऊपर, वो यूँ आया, तो कोण तो एक ही है। तो इसका मतलब हो गया कि हम कह सकते हैं कि v1/r1 इक्वस टू v2/r2 इक्वस टू v3/r3, और ये क्या है? कोणीय वेग का परिमाण। कोणीय वेग का परिमाण यानी इस तरीके से होता है वृत्ताकार गति में, ये चीज़ है। यानी v बढ़ा तो r बढ़ा, v घटा तो r घटा, कोण एक ही है। तो इसका मतलब हो गया कि सभी कणों का कोणीय वेग उन कणों के द्वारा जो वृत्त तय किया गया है, यानी उन कणों के द्वारा जिन वृत्तों पर गति हुई है उस वृत्त के केंद्र है। अब यहाँ कोई कण घूम रहा है, मान लीजिए यहाँ बना लूँ, यहाँ कोई कण घूम रहा है, तो यहाँ पे हो गया कोणीय वेग ओमेगा, ठीक। तो कुल मिला के पूरे अक्ष पर, इस पूरे घूर्णन अक्ष पर, इस बेलन के अंदर बहुत सारे कण हैं, और बहुत सारे कणों के बहुत सारे वृत्त हैं जिन पर वो घूम रहे हैं, और उन बहुत सारे वृत्तों के बहुत सारे केंद्र हैं जिन पर बहुत सारे कोणीय वेग हैं, ठीक। लेकिन सारे कोणीय वेग एक ही हैं, क्योंकि पूरी वस्तु में जो कण हैं वो सारे जो कोणीय विस्थापन करते हैं एक जैसा करते हैं, क्योंकि वस्तु पूरी तरह घूम रही है। अब वस्तु पूरी तरह घूम रही से मतलब वस्तु घन है, सॉलिड है, ठीक। तो पूरा का पूरा घूमेगी। जैसे मान लो डस्टर है, ठीक है। अब मैं इसे घुमा रहा हूँ, डस्टर को यूँ देखो, ठीक, ऐसे डस्टर घुमा रहा हूँ ऐसे, ठीक। तो क्या हो रहा है? कोई कण यहाँ है, कोई कण यहाँ है, कोई कण यहाँ, तो रेखीय चाल सबकी अलग अलग है, त्रिज्या सबकी अलग अलग है, लेकिन जितना कोणीय वस्तु घूम गई वो एक ही है, ठीक। इसका मतलब वस्तु के अंदर जो कोणीय वेग है वो उसके अक्ष के अनुदिश है सभी कणों का, और उसका मान एक ही है। तो वह कोणीय वेग, अगर हम देखें कि वस्तु का जो परिणामी कोणीय वेग है वो कहाँ काम करता है, वस्तु का जो परिणामी कोणीय वेग है वो कहाँ काम करता है? क्या वह द्रव्यमान केंद्र पर काम करता है? मान लीजिए बहुत सारे कण हैं, सबका कोणीय वेग आगे को है, अलग 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 अलग, तो क्या वस्तु का परिणामी कोणीय वेग द्रव्यमान केंद्र पर निर्भर करता है? क्या हम गति का दूसरा नियम जो हम लगाया करते थे कि भाई द्रव्यमान केंद्र हम कैसे निकालते हैं? एक से अधिक कणों के निकाय का संवेग जो है वो सुरक्षित रहता है जब उस पर बाह्य बल न लगे हों। तो क्या हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं? तो यहाँ पर ऐसा सूत्र बन के नहीं आता, यहाँ पे ऐसा सूत्र, क्योंकि हम कोणीय संवेग की बात करेंगे, संवेग की बात तो करेंगे नहीं क्योंकि वस्तु तो घूम रही है। तो कोणीय संवेग में ऐसा सूत्र बन के
नहीं आता, तो इसलिए क्या है कि हम ये नहीं कहते कि भाई कोणीय वेग जो है इसके द्रव्यमान केंद्र पे काम करता है। हम बस यही कहते हैं कि जो कोणीय वेग है वो अक्ष पर, इसके अक्ष के अनुदिश काम करता है। तो यानी यहीं पर बस कोणीय वेग काम करता है। और ये हमने जान लिया कि कोणीय वेग सभी कणों का उनके द्वारा तय किए गए वृत्तों के केंद्र पर है। और केंद्र कहाँ है? केंद्र रखा गया है घूर्णन अक्ष पर। केंद्र कहाँ रखे हैं सभी वृत्तों के? जितने भी वृत्त हैं उन सबके केंद्र कहाँ हैं? घूर्णन अक्ष पर हैं, जिसके परितव घूम रहे हैं। और कोणीय वेग सभी कणों के घूर्णन अक्ष के अनुदिश हैं, केंद्रों पर दिखाए गए हैं। ठीक, यानी अगर ये कण घूम रहा है और ये केंद्र है और ये घूर्णन अक्ष है, तो ये ही कोणीय वेग है। अब देखो, केंद्र पर कोणीय वेग हो गया, सभी कणों के लिए ऐसा हो रहा है। फाइनली क्या समझ में आया? फाइनली बात क्या बनी? फाइनली ये बात बनी कि भाई ये जो कोणीय वेग है ये वस्तु के द्रव्यमान केंद्र पर रहता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि, जबकि हम कहते हैं कि द्रव्यमान केंद्र पर सारा द्रव्यमान रखा हुआ माना जा सकता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से इसे बना लेते हैं हम लोग। वह बात यहाँ पर हम लागू नहीं कर सकते। सभी कणों का कोणीय वेग घूर्णन अक्ष पर है, ये बात सही है, उसका मान भी वही है, ये भी बात सही है। ठीक, लेकिन वह वस्तु के अंदर किसी बिंदु पर काम करता है, द्रव्यमान केंद्र पर काम करता है या किसी बिंदु पर काम करता है, हम ये नहीं कह सकते। ये इसका फंडामेंटल है। अगर कोई सवाल पूछे कि वस्तु का कोणीय वेग कहाँ काम करता है, तो इसका जवाब नहीं है कोई। कोणीय वेग घूर्णन अक्ष पर या वस्तु में जो कणों की गति है, गति के तल के लंबवत घूर्णन अक्ष, यानी वह अक्ष जिसके परितः वस्तु घूम रही है, उसके साथ कोणीय वेग काम करता है। यानी कोणीय वेग की दिशा को ही हम कह देते हैं भाई घूर्णन अक्ष है। हम कह देते हैं कि वह घूर्णन अक्ष है। ठीक, हालांकि मैंने बताया था इससे पहले कि घूर्णन अक्ष अलग अलग भी हो सकते हैं, घूर्णन अक्ष, लेकिन कोणीय वेग की दिशा और घूर्णन अक्ष की दिशा ये एक ही होगी। मान लीजिए ये कोणीय वेग की दिशा है और ये घूर्णन अक्ष है, सपोज ये कोई घूर्णन अक्ष है और ये कोणीय दिशा, तो एक ही हो गई। तो यानी पक्का हो गया कि कोणीय वेग घूर्णन अक्ष की दिशा के अनुदिश होता है। क्या वस्तु के अंदर वह एक बिंदु पर होता है? इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। ठीक, वह घूर्णन अक्ष के समांतर होता है, ये बात पक्की है। और प्राप्त कैसे करते हैं? प्राप्त करने के लिए सूत्र तैयार है। प्राप्त करने का सूत्र ये है, ये आ गया ऐसे, ये आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि दाएं हाथ की हथेली से हम निकाल सकते हैं। ठीक, तल के लंबवत ये काम करता है। तो समझ में आ गया कि वस्तु के अंदर जो कोणीय वेग है वो सभी कणों का एक ही जैसा होता है और अक्ष के अनुदिश काम करता है। ठीक, वह किसी एक बिंदु पर काम नहीं करता है। ठीक, सभी कणों का अक्ष के अनुदिश काम करता है। ठीक, ये बात पक्की हो गई, सूत्र ये आ गए, बात हो गई पूरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया वस्तु का कोणीय वेग और कण का कोणीय वेग। अब यहाँ पर दो तरह के प्रश्न बनते हैं हमारे पास। जो सवाल बनता है वो दो तरह का बनता है। अब वो सवाल कैसा बनता है वो सवाल मैं लिखूँगा, आप उसे हल करना, देखो पक्का।